हाँ जी। तो गुड इवनिंग, स्वागत है सभी का। चलो भाई, तो हम लोग देख रहे हैं रेनेसा। आज रेनेसा पूरा करेंगे, कल रेनेसा के क्वेश्चंस। आज मैंने रेनेसा के क्वेश्चन डाल दिए हैं, मोर देन 400 क्वेश्चन रेनेसा पे हम लोग देखेंगे। तो ये फिर वही रोजाना का एक पार्ट एमसीक्यूज कराएगा, और फिर कल हम लोग स्टार्ट करेंगे रेनेसा से। जो अगला पार्ट है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो भाई। हाँ जी, एमसीक्यूज हम लोग आज ही स्टार्ट करेंगे भैया ना, टुडे ओनली। चलो भैया, हमारा जो है वो लास्ट पार्ट जो है हमारा, वो हम लोग करते हैं स्टार्ट भाई। तो हाँ जी, प्रोज सेक्शन जो है वो शुरू करेंगे। ड्रामा हमने कल पूरा किया था। हाँ जी, चलो भैया, प्रोज रेनेसा। तो रेनेसा में नॉवल तो है नहीं, तो हमारे लिए क्या है भाई? पहला पार्ट हमने लिखा पोइट्री, फिर लिखा ड्रामा, और तीसरा हमारे लिए प्रोज। प्रोज में सबसे पहला नाम आ रहा है सर थॉमस मोर का। और सर थॉमस मोर ने क्या लिखा? सर थॉमस मोर ने लिखा यूटोपिया। हाँ भैया, यूटोपिया जो है वो लैटिन वर्ड से बना है, जिसका मतलब होता है नो प्लेस या नो गुड। ऐसी कोई जगह है और इतना कोई अच्छा है ही नहीं। इसका शाब्दिक अर्थ ये है। यूटोपिया जो है, इसके लिए जो ईयर्स हैं 1516, 1551 और 1684 ईयर्स इंपॉर्टेंट है। ये जो है 1516 में, हाँ जी, ओरिजिनली लैटिन में लिखी गई। हाँ जी, ओरिजिनली लैटिन में लिखी गई यूटोपिया जो है वो ओरिजिनली लैटिन में लिखी गई। आपको मैसेज तो भाई मैंने डाल दिया है सभी। ये मैसेज कैसे मैसेज तो डाल दिया भाई मैंने क्लास। मैसेज भाई, थोड़ा मैसेज चेक किया करे भाई आप लोग। कुछ का स्टूडेंट्स का मैसेज आ रहा है कि हमारे पास क्लास हमारी शुरू नहीं हुई। बोलो, क्लास शुरू हो गई है बेटा? आप क्लास के बीच में मैसेज कर रहे हो क्लास शुरू नहीं हुई है क्या? चलो भैया, ठीक है बेटा। हाँ भैया, ओरिजिनली लिखी गई लैटिन में, 1551 में इसका पहला ट्रांसलेशन आया। हाँ भैया, ओरिजिनली लैटिन में लिखी गई, पहला ट्रांसलेशन जो है इसका, हाँ जी, रैल्फ रॉबिन्सन ने। हाँ जी, इसका पहला जो ट्रांसलेशन है वो रैल्फ रॉबिन्सन ने लिखा था। रैल्फ रॉबिन्सन ने लिखा था भाई। और 1584 में इसको ट्रांसलेट किया था गिलबर्ट बर्नेट ने। गिलबर्ट बर्नेट ने। तो दो लोगों का नाम आपको याद रखना है भाई। एक तो थॉमस मोर का यूटोपिया, जो क्या कहता है? जो कहता है कि समाज में नो प्लेस नो गुड। इसका मतलब है कि जो है यूटोपिया क्या है? देखिए भाई, यूटोपिया जो है, यूटोपिया फिक्शनल है। हाँ जी, काल्पनिक है। हाँ जी, ये सटायरिकल है। हाँ जी, व्यंग्यात्मक है। ये आइडियल है। पहली बात तो ये आदर्श है, ये काल्पनिक है, और ये सटायरिकल है। यूटोपिया इज फिक्शनल, यूटोपिया इज सटायरिकल, यूटोपिया इज आइडियल। ठीक है। 1516 में थॉमस मोर ने इसको लिखा ओरिजिनली लैटिन में।
रैल्फ रॉबिन्सन ने इसको ट्रांसलेट किया पहली बार 1551 में, और फिर 1684 में गिलबर्ट बर्नेट ने इसे क्या किया, ट्रांसलेट किया। क्लियर? यूटोपिया इंग्लिश लिटरेचर का आप ये कह सकते हैं आधारशिला है प्रोज की। ठीक है, यूटोपिया ने मतलब आज से 500 साल पहले ये कह दिया कि इक्वालिटी, जस्टिस, हाँ जी, बराबरी, कॉस्मोपॉलिटन जो नेचर है, जो इक्वालिटी है, हाँ, जो बराबरी है, न्याय है, उन सब चीजों की बात की। हालांकि ये सच है कि पूरी तरीके से नहीं हो सकती है, बिकॉज इट सेल्फ मीन्स नो प्लेस। यूटोपिया का तो मतलब ही है कि ऐसी जगह कोई है ही नहीं। हम यूटोपिया क्या बोलते हैं? हम यूटोपिया को राम राज्य बोलते हैं। हम यूटोपिया को राम राज्य बोलते हैं। अब इस नॉवल से, इसमें एक छोटी सी लाइन जो है वो बहुत, इस नॉवल से लिटरेचर में, इस नॉवल से लिटरेचर में डायस्टोपियन और यूटोपियन राइटिंग शुरू हुई। यूटोपियन राइटिंग, हाँ जी, शुरू हुई। डायस्टोपियन और यूटोपियन क्या होती है? यूटोपियन का मतलब है, यूटोपियन का मतलब है आइडियल, आदर्श चीजें क्या होनी चाहिए, और फिर इसका जो ऑपोजिट है ना वो है डायस्टोपियन। इसका जो ऑपोजिट है वो है डायस्टोपियन। डायस्टोपियन का मतलब होता है वर्स्ट स्टेट, जब सबसे बुरा होता है। जो सबसे बुरा होता है वो डायस्टोपियन है, जो आदर्श होता है वो यूटोपियन है। तो थॉमस मोर का जो यूटोपिया है वो आइडियल जो लिटरेचर है उसको शुरू करता है, और फिर इसके पैरेलल डायस्टोपियन लिटरेचर भी शुरू हुआ जो समाज की वर्स्ट चीजों को बताता है। यूटोपियन लिटरेचर क्या बताता है कि समाज में आइडियल चीजें कौन सी हैं। डायस्टोपियन ये बताएगा समाज में वर्स्ट क्या है, भ्रष्टाचार है, बुराई है, धोखा है, ये सब क्या है, ये सब डायस्टोपियन स्टेट को बताते हैं। और जो आदर्श चीजों को बताते हैं वो यूटोपियन कल्चर है। तो थॉमस मोर का मतलब आप ये देखिए कि उस दौरान, अब ये आप इसके में इस दौरान में आप पोइट्री को देखिएगा कि सब चौसर की नकल कर रहे थे, शुरुआती जो दौर था। और फिर उस दौर में मतलब जो है वो ऐसी बातें करना जो अपने आप में समाज को हिला देने वाली बातें हैं उस समय में, है ना। तो इसलिए ये बहुत अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत शानदार जो है वो वर्क है थॉमस मोर का यूटोपिया। क्लियर? चलिए भाई, अब इसके की फैक्ट्स और सिग्निफिकेंस क्या है। रेनेसां ह्यूमनिस्ट है, मतलब मोर वाज ए मेजर फिगर इन ह्यूमनिस्ट मूवमेंट, ए फ्रेंड ऑफ द ग्रेट स्कॉलर इरास्मस एंड ए प्रोपोनेंट ऑफ क्लासिकल एजुकेशन, द ऑथर ऑफ यूटोपिया। चलिए भाई, ये 1516 में लिखी गई और एटसेट्रा। चलिए, इसका मतलब क्या होता है? नो प्लेस होता है, फ्रॉम द ग्रीक ऑटोपस। इट इज कंसीडर्ड ए मास्टरपीस ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, एस्टैब्लिश द लिटरेरी जनर ऑफ यूटोपियन एंड डायस्टोपियन फिक्शन। ये चलिए बता चुके हैं हम लोग। चलिए भाई, दूसरा है, हाँ जी, ये पढ़ लेंगे। चलिए भाई, दूसरा है इरास्मस, डेसिडेरियस इरास्मस रोटरडैमस, ये इनका पूरा नाम था। इरास्मस ने, देखेंगे भाई, इरास्मस ने लिखा क्या? हाँ जी, इन प्रेज ऑफ हॉली, इन प्रेज ऑफ फॉली, सॉरी, इन प्रेज ऑफ फॉली। फॉली का मतलब होता है गलती, गलती की तारीफ में लिखा गया, मतलब सटारिकल है, ये सटारिकल है। इरास्मस ने लिखा इन प्रेज ऑफ हॉली, सॉरी, इन प्रेज ऑफ फॉली, आज गड़बड़ लग रही है मेरे को कुछ। इन प्रेज ऑफ फॉली जो है वो इरास्मस ने लिखा। इट इज, इनका पूरा नाम था डेसिडेरियस इरास्मस रोटरडैमस। तो इरास्मस ने इन प्रेज ऑफ फॉली लिखा और थॉमस मोर को डेडिकेट किया, और थॉमस मोर को, हाँ जी, ये वर्क डेडिकेट किया। थॉमस मोर को ये वर्क क्या किया मेरे बच्चों? हाँ जी, थॉमस मोर को ये वर्क डेडिकेट किया। हाँ जी, तो इतना याद रखना है, इरास्मस ने लिखा इन प्रेज ऑफ फॉली और उसे थॉमस मोर को डेडिकेट किया, इसमें और कुछ नहीं। सटारिकल है ये। सटारिकल का मतलब है वो जो सामाजिक जो स्थिति है उसके बारे में बताया गया है, जो कोर्ट लाइफ है, शहरी जीवन है, उसके बारे में बताया गया है। हाँ जी, अब ये भाई जो बता रहा हूं सिर्फ उतना सा पढ़ना है। हाँ जी, द प्रेज ऑफ फॉली, और इसे मोरिया इनकॉमियम भी कहते हैं, लैटिन नेम है इसका। ये भी लैटिन में लिखी गई थी। हाँ भाई, ये भी ओरिजिनली लैटिन में लिखी गई थी, ये भी ओरिजिनली लैटिन में लिखी गई। इसके भी ट्रांसलेशन किए गए शुरू शुरू में, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है। ये भी ओरिजिनल लैटिन में लिखी गई और इसका लैटिन नाम है मोरिया एंकोमियम। एंकोमियम का मतलब होता है टू मच प्रेज, बहुत ज्यादा तारीफ जो होती है उसे एंकोमियम बोलते हैं। हाँ जी, ये फॉलियो मोरिया एंकोमियम। चलिए,
हाँ जी, फिर आता है थॉमस इलियट। हाँ जी, तो क्या लिखा भाई, थॉमस मोर ने क्या लिखा, थॉमस मोर ने लिखा यूटोपिया, ठीक है। इरेस्मस ने क्या लिखा, हाँ जी बोलिए, इरेस्मस ने क्या लिखा, इन प्रेज ऑफ फॉली, हाँ जी। और थॉमस इलियट ने लिखा द बॉक नेम द गवर्नर। देखो भैया, द बॉक, बॉक का मतलब बुक है ये, वो वैसे पहले लिखा जाता था जैसे, द बॉक नेम द गवर्नर 1531। अब देखो भाई क्या है, ये जो है इट इज कंसीडर, अब एक लाइन देखिए, द फर्स्ट इंपॉर्टेंट ट्रिटीज ऑन एजुकेशन। बस ये पहला ट्रिटीज है, एक तरीके का लेंथी वर्क है एजुकेशन पर, थॉमस इलियट का। अब देखो भाई, प्रोस में हमारे लिए जो नाम इंपॉर्टेंट है वो बेकन, मोर, इरेस्मस, तीन नाम इंपॉर्टेंट है, दैट्स इट। थॉमस मोर का यूटोपिया, इरेस्मस का इन प्रेज ऑफ फॉली, और थॉमस जो फ्रांसिस बेकन है आपके फादर ऑफ इंग्लिश एसेइस, ये तीन नाम इंपॉर्टेंट है, क्लियर। बाकी सारे जो है वो माइनर प्रोज राइटर्स हैं। तो थॉमस इलियट ने क्या लिखा, द बॉक नेम द गवर्नर, और ये पहला ट्रिटीज माना जाता है किस पर, एजुकेशन पर। ये दो बातें आपने याद रखनी है, एक तो थॉमस इलियट नाम याद रखना है, और एक याद रखना है द बॉक नेम द गवर्नर, और ये पहला इंपॉर्टेंट ट्रिटीज है एजुकेशन पर। इसके अलावा कुछ याद नहीं रखना है। चलिए, रॉजर एस चेम, अब ये इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, रॉजर एस चेम जो है, इनके दो वर्क हैं भाई। सबसे पहला तो है टॉक्सोफिलिस। हाँ जी, टॉक्सोफिलस जो है वो क्या है मेरे बच्चों, टॉक्सोफिलस पहला, हाँ जी, वर्क जो आर्चरी, धनुर्विद्या, जो आर्चरी धनुर्विद्या पर आधारित है। हाँ जी, ये धनुर्विद्या आर्चरी के बेनिफिट्स बताता है, आर्चरी के बेनिफिट्स बताता है। क्या, टॉक्सोफिलिस पहला वर्क जो आर्चरी पर आधारित है, क्लियर। तो टॉक्सोफिलस जो है वो आर्चरी के बेनिफिट्स बताता है। दूसरा जो है ना मेरे बच्चों, वो है द स्कूल मास्टर। हाँ जी, जिसे आप स्कूल मास्टर कह सकते हैं, इसे पढ़ा जाता है स्कूल मास्टर। अब स्कूल मास्टर क्या है उसके बारे में सुनिए। हाँ जी, पहला वर्क जो पैडागॉजी, जिसे आप पैडागॉजी जो आप पढ़ते हैं, हाँ जी, पहला वर्क है इंग्लिश लिटरेचर का जो पैडागॉजी को परिभाषित करता है। पहला वर्क जो पैडागॉजी को परिभाषित करता है, हाँ जी, स्कूल मास्टर। पहला वर्क जो लर्निंग, आप क्या बोलते हो लर्निंग को, अधिगम, लर्निंग को क्या बोलते हो मेरे बच्चों, हाँ जी, पहला वर्क जो लर्निंग, हाँ जी, अधिगम के बारे में बताता है, लर्निंग के बारे में बताता है। पहला वर्क जो लर्निंग, अधिगम के बारे में बताता है, पैडागॉजी के बारे में बताता है। हाँ जी, पहला वर्क जो स्टूडेंट टीचर रिलेशन के बारे में बताता है कि टीचर को क्या करना चाहिए। पैडागॉजी में हम पढ़ते ही हैं सिद्धांत जो है वो। हाँ जी, तो रॉजर एस्चेम ने दो वर्क लिखे, एक क्या लिखा, एक लिखा टॉक्सोफिलस जो आर्चरी के बारे में है, और दूसरा जो है वो हमारा स्कूल मास्टर है। पहला वर्क जो पैडागॉजी को, दूसरा जो लर्निंग को और स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप के बारे में बताता है। हाँ जी, चलिए भाई, फिर है हमारे विलियम टिंडेल। हाँ जी, विलियम टिंडेल। थॉमस मोर का क्या लिखा, यूटोपिया। इरेस्मस का क्या लिखा, प्रेज ऑफ फॉली। हाँ जी, रॉजर एस्चेम का क्या लिखा, हाँ भैया, थॉमस इलियट का क्या लिखा, बॉक नेम गवर्नर। और रॉजर एस्चेम का क्या लिखा, टॉक्सोफिलस और क्या लिखा, हाँ जी, द स्कूल मास्टर। विलियम टिंडेल क्या है, हाँ जी, पहला बाइबल का ट्रांसलेशन किया, पहला बाइबल का ट्रांसलेशन किया। बस, इन्हें क्या कहते हैं, फादर ऑफ इंग्लिश बाइबल कहते हैं। हाँ जी, इन्हें बस एक ही बात याद रखनी है, इन्हें फादर ऑफ इंग्लिश बाइबल कहते हैं। किसे, विलियम टिंडेल को। विलियम टिंडेल को क्या बोलते हैं, पहला बाइबल का ट्रांसलेशन किया, इन्हें फादर ऑफ इंग्लिश बाइबल कहते हैं।
हाँ जी, ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश बाइबल। एक ही बात याद रखनी है, दूसरी बात नहीं, कोई वक्त नहीं है, कोई वक्त नहीं है। जो न्यू टेस्टामेंट है उसका ग्रीक से इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया है ना विलियम टिंडेल ने। चलिए, और कोई बात याद नहीं रखनी है? चलिए भाई, अब ये देखिए, ये बहुत शानदार है, रिचर्ड हैकल्यूट। देखो भाई, रिचर्ड हैकल्यूट वो व्यक्ति जिन्होंने समुद्री यात्राओं पर लिखा। रिचर्ड हैकल्यूट वो व्यक्ति जिन्होंने समुद्री यात्राओं पर लिखा, ठीक है, और समुद्री यात्रा पर पहले ही व्यक्ति और इतने डिटेल में लिखने वाले पहले व्यक्ति रहे, है ना। उनका वर्क क्या है? एक ही वर्क याद रखेंगे, द प्रिंसिपल नेविगेशंस, वॉयजेस, ट्रैफिक्स एंड डिस्कवरीज ऑफ द नेशन, है ना। देखो भाई, इन्हें क्या कहा जाता है? एक टाइटल हमने लिखा था इनके लिए, इस बुक को कहा जाता है भाई, हाँ जी, ये जो बुक है ना, इसे कहा जाता है प्रोज एपिक ऑफ द इंग्लिश नेशन। देखो भैया, रिचर्ड हैकल्यूट के इस प्रोज वर्क को कहा जाता है प्रोज एपिक ऑफ इंग्लिश नेशन। इन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है? प्रोज एपिक ऑफ इंग्लिश नेशन। क्लियर? चलो भाई, नाम क्या है इसका? द प्रिंसिपल नेविगेशंस, वॉयजेस, ट्रैफिक्स एंड डिस्कवरीज ऑफ द इंग्लिश नेशन। वॉयजेस जो होती हैं वो क्या होती हैं? वॉयजेस होती हैं समुद्री यात्राएं। हाँ जी, वॉयजेस क्या होती हैं? समुद्री यात्राएं। द प्रिंसिपल नेविगेशंस, वॉयजेस, ट्रैफिक्स एंड डिस्कवरीज ऑफ द नेशन। चले भैया, क्लियर? रिचर्ड हैकल्यूट ने लिखा था ये। चलो भैया, और फिर क्या आते हैं? फिर आते हैं फ्रांसिस बेकन। चलो भाई, फ्रांसिस बेकन, हाँ जी, फ्रांसिस बेकन। अब देखो भाई ध्यान से, फ्रांसिस बेकन को हम क्या कहते हैं? फ्रांसिस बेकन को कहते हैं फादर ऑफ, हाँ जी, फादर ऑफ इंग्लिश एसे। हाँ जी, फादर ऑफ इंग्लिश एसे। जो फादर ऑफ एसे है, फादर ऑफ एसे है, वो हम कहते हैं मिशेल डी मॉन्टेन को। हाँ जी, फादर ऑफ एसे कहा जाता है मिशेल डी मॉन्टेन। अभी आगे देखेंगे जिन्होंने इनका ट्रांसलेशन किया एसेस का। फ्रांसिस बेकन को कहा जाता है फादर ऑफ इंग्लिश एसे, है ना। अब फ्रांसिस बेकन के एसेस में क्या है, फिर इनके वर्क्स पढ़ेंगे हम लोग। हाँ जी, फ्रांसिस बेकन के एसेस जो हैं, और अगर हो सके तो एक दो एसेस आपको पढ़ने भी चाहिए। फ्रांसिस बेकन के एसेस में क्या है? सबसे पहली बात तो वर्डली विजडम है। वर्डली विजडम का मतलब है सांसारिक ज्ञान बहुत भरा हुआ है, इनमें सांसारिक ज्ञान से भरे हुए हैं। फ्रांसिस बेकन के एसेस जो हैं वो सिविक एंड मॉरल है, ये टाइटल है, सिविक एंड मॉरल है। हाँ जी, वो ब्रीफ है। ब्रीफ का मतलब बहुत संक्षिप्त है, मतलब बहुत छोटे हैं। हाँ जी, फुल ऑफ एम्पिरिकल विजडम है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो लिख रहे हैं भाई, फुल ऑफ एम्पिरिकल विजडम है। जो आपने वर्डली विजडम लिखा है, एम्पिरिकल विजडम का मतलब है व्यवहारिक ज्ञान से भरे हुए हैं, व्यवहारिक ज्ञान से भरे हुए हैं। ऐसे कैसे हैं? सिविक एंड मॉरल हैं, वर्डली विजडम से भरे हुए हैं। फादर ऑफ एम्पेरिसिज्म कहा जाता है, फादर ऑफ एम्पेरिसिज्म, फादर ऑफ एम्पेरिसिज्म कहा जाता है किसको? फ्रांसिस बेकन को। हाँ जी, तो फ्रांसिस बेकन के एसेज जो है वो सिविक एंड मॉरल हैं, वर्डली विजडम है, फुल ऑफ एम्पेरिकल विजडम है, फादर ऑफ एम्पेरिसिज्म है, ब्रीफ है। मतलब एसेज जो है वो छोटे छोटे हैं, बहुत लॉन्ग एसेज नहीं है। चलिए भैया, तो सबसे पहला तो कलेक्शन जो है वो एसेज है, जिसमें इनके एसेज हैं, है ना। एसेज कौन कौन से हैं? जो ऑफ से शुरू होते हैं, ऑफ स्टडीज है, ऑफ ट्रूथ है, ऑफ रिवेंज है, ऑफ फ्रेंडशिप है ना। ये सारे एसेज जो हैं, ये इन्हें कहा जाता है कि ये एसेज आपको जीवन सिखाते हैं। हाँ जी, दे टेल यू व्हाट लाइफ इज। हाँ, वो एफोरिस्टिक हैं, डिडैक्टिक्स हैं, उपदेश देते हैं। एफोरिस्टिक का मतलब उनकी जो बातें वो कहावतों जैसी लगती हैं।
एफोरिस्टिक का मतलब है वो एफोरिज्म्स की तरह से लगती हैं, प्रोवर्बियल लगती हैं, कहावतों जैसी लगती हैं। फ्रांसिस बेकन, ये एम्पिरिसिज्म हो गया, मैं थोड़ा सा पढ़ भी देता हूं। एम्पिरिसिज्म हो गया, इंडक्शन हो गया, इंडक्टिव रीजनिंग हो गई, है ना। इंडक्टिव मतलब ये इसका मेथड है, आगे पढ़ेंगे, ये मैं बता देता हूं आगे। चलिए, सबसे पहला तो वर्क कौन सा है भाई? एसेज है, ये कलेक्शन ऑफ एसेज है, 97, 1612 और 1625 कलेक्शन ऑफ एसेज है, कलेक्शन ऑफ एसेज है। आप रेनेसा के प्रोज राइटर्स को पढ़ रहे हैं, रेनेसा के प्रोज राइटर्स को पढ़ रहे हैं मेरे बच्चों। हाँ, चलिए, तो एसेज इनका पहला कलेक्शन है, और ऑफ स्टडीज जो है वो फ्रांसिस बेकन द्वारा लिखा गया सर्वोत्तम ऐसे माना जाता है। स्टडीज पर जो हम पढ़ते हैं, वो हम किस लिए पढ़ते हैं, क्या पढ़ना चाहिए, क्या नुकसान है, क्या फायदे हैं, वो सब बताया है। तो पहला जो एसेज जो है वो कलेक्शन है ना। दूसरा जो है वो द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग है। हाँ भाई, इसमें इन्होंने साइंटिफिक मेथड की चर्चा की है। इन्होंने साइंटिफिक मेथड की चर्चा की है, किसने? फ्रांसिस बेकन ने। एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग में, एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग में फ्रांसिस बेकन ने साइंटिफिक मेथड की चर्चा की है, और वो साइंटिफिक मेथड जिसे बाद में साइंटिस्ट ने यूज किया। क्लियर? और तीसरा वर्क जो है वो है द न्यू एटलांटिस, ये अनफिनिश्ड रहा। ये बहुत शानदार था भाई। न्यू एटलांटिस का मतलब है अनफिनिश्ड रहा ये। और इसमें बात की है, किसकी बात की है इन्होंने? हाँ जी, बेन सेलम की। बेन सेलम की बात है, आइलैंड है एक, बेन सेलम नाम याद रखेंगे। एक एसेज है, एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग है, और न्यू एटलांटिस है। अब देखिए न्यू एटलांटिस क्या है। फ्रांसिस बेकन कहते हैं कि अगर नेताओं की जगह वैज्ञानिकों को समाज का जिम्मा दिया जाए तो समाज कैसे होगा। और बेनसेलम वो जगह है जहां पर वैज्ञानिक, जहां पर धर्म और विज्ञान दोनों साथ साथ रहते हैं। धर्म को मानने वाले लोग भी रहते हैं और विज्ञान को मानने वाले लोग भी रहते हैं। दो अलग अलग विचारधाराएं हैं, दो अलग अलग जो है वो आमने सामने खड़े हैं लोग, लेकिन बेनसेलम में वो आराम से रहते हैं। एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग में उन्होंने साइंटिफिक मेथड की बात की है, और अपना ही इजाद किया हुआ साइंटिफिक मेथड, जिसे आप बेकॉनियन मेथड के नाम से जानते हैं, जिसे हम बेकॉनियन मेथड के नाम से जानते हैं, जो ये कहता है कि आप जो अभी तक जो आप मानते आए हैं उसे न मानते हुए हम कैसे इंडक्टिव, जैसे आपका इंडक्टिव मेथड होता है, आप एग्जांपल से जो है वो रूल समझने की कोशिश करते हैं, तो किसी बात का हल इसलिए नहीं निकाल ले क्योंकि अभी तक चलता आया है, उसको नए तरीके से ढूंढने की कोशिश करें, लेकिन उस पर नहीं जाएंगे हम लोग। तो पहला कलेक्शन फ्रांसिस बेकन का एसेज है ना, और ऑफ स्टडी सबसे शानदार ऐसे है इसका, और द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग, और न्यू एटलांटिस जो अनफिनिश्ड रहा। चलिए भाई, फिर जॉन फ्लोरियो है। जॉन फ्लोरियो का हमने जो है वो एक ही वर्क देखना है, दैट इज ट्रांसलेशन ऑफ मॉन्टेन। मॉन्टेन मतलब मिशेल डी मोंटेन, है ना। मिशेल डी मोंटेन का भी कलेक्शन क्या था? एसेज था, याद रखना। फ्रांसिस बेकन का जो कलेक्शन है एसेज का, उसका नाम एसेज है। मिशेल डी मोंटेन के कलेक्शन का नाम भी एसेज था, और जॉन फ्लोरियो ने उसको क्या किया था? ट्रांसलेट किया था। इसके अलावा दूसरी बात याद नहीं रखनी है कुछ भी। जॉन फ्लोरियो ने क्या किया मेरे बच्चों? इन्होंने मिशेल डी मोंटेन के एसेज को ट्रांसलेट किया इंग्लिश में। क्लियर? हाँ जी। और दूसरा इन्होंने ये भी अंडरलाइन कर ले, बोकाशियोस डी कैमरॉन जो है, ये बोकाशियोस डी कैमरॉन क्या है? कहानियों का संग्रह है, उसको भी ट्रांसलेट किया था। फ्लोरियो इज ऑल्सो कंसिडर्ड द फर्स्ट इंग्लिश ट्रांसलेटर ऑफ बोकाशियोस डी कैमरॉन। तो जॉन फ्लोरियो ने ट्रांसलेट किया मिशेल डी मोंटेन के एसेज को। अभी आपने लिखा कि फादर ऑफ इंग्लिश एसे फ्रांसिस बेकन है, और फादर ऑफ एसे जो है ना, फादर ऑफ एसे मिशेल डी मोंटेन है। उनका एक कलेक्शन है एसेज, और जॉन फ्लोरियो ने उनको क्या किया? उनको ट्रांसलेट किया। चलिए, विलियम कैम्डेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो भैया, बहुत शानदार है। विलियम कैम्डेन, सुनना भी ध्यान से। विलियम कैम्डेन ने एक बुक लिखा, ब्रिटानिया। हाँ जी, प्रोज वर्क है ये, ब्रिटानिया है। हाँ, कोई बताएगा ब्रिटानिया के बारे में मेरे को? विल समवन टेल मी अबाउट ब्रिटानिया? व्हाट इज ब्रिटानिया? यस, कोई बताए ब्रिटानिया के बारे में?
नहीं पता है? देखो भाई, अब ब्रिटानिया को लेके, सॉरी, ब्रिटानिया जो है उसके दो भाग हैं। पहला तो क्या है, हाँ जी, नेशनल रिप्रेजेंटेटिव, एक तो है राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व करना, और दूसरा है विलियम कैमडेन की किताब। विलियम कैमडेन की किताब है, हाँ जी। जैसे हम कहते हैं भारत माता है, वैसे ब्रिटानिया ब्रिटेन की देवी है ना। जैसे रोम लोग, जब रोमन जब आए, कहां पर, ब्रिटेन में आए, है ना, 2000 साल पहले जब उन्होंने ब्रिटेन पर कब्जा किया, तो उन्होंने इसे ब्रिटानिया नाम दिया। उन्होंने इसे ब्रिटानिया नाम दिया, किसको, ब्रिटेन को। रोमन लोग जब ब्रिटेन में 2000 साल पहले आए, तो उन्होंने इसे ब्रिटानिया नाम दिया, और ब्रिटानिया एक देवी के रूप में है। जैसे भारत एक माता है, वैसे ही ब्रिटानिया भी एक देवी के रूप में है। ये इसका नेशनल रिप्रेजेंटेशन है ना। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इसलिए ऐड कर दी मैंने। तो एक तो ब्रिटानिया जो है अपने आप में वो देवी के रूप में है, जो इसकी संरक्षिका है और संरक्षण करती है। विलियम कैमडेन की जो बुक है ब्रिटानिया, वो क्या है, वो एक ऐसी किताब है जो ब्रिटेन की और आयरलैंड की, जो ब्रिटेन और, हाँ जी, आयरलैंड की क्या करती है, ब्रिटेन ब्रिटेन मतलब आप यहां पर इंग्लैंड मान सकते हैं, ब्रिटेन और आयरलैंड की हिस्ट्री और कल्चर के बारे में बताती है। विलियम कैमडेन की जो बुक है ब्रिटानिया, वो ब्रिटेन की, आयरलैंड की, इंग्लैंड की, इनका हिस्ट्री और कल्चर बताती है। और इसके लिए विलियम कैमडेन सारे ब्रिटेन में घूमे थे और उसके बाद में ये किताब लिखी थी, इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट किताब है। तो आप एक बात याद रखेंगे, विलियम कैमडेन द्वारा लिखा गया है। क्या लिखा गया है, ब्रिटानिया। जो आप ब्रिटानिया भी बहुत मोटी सारी किताब है, वो विलियम कैमडेन की ही लिखी गई है। चलिए, और कुछ नहीं पढ़ना। रॉबर्ट बर्टन, हाँ जी, नाम आता है। रॉबर्ट बर्टन ने लिखा द एनाटॉमी ऑफ मेलनकली। हाँ जी, द एनाटॉमी ऑफ मेलनकली। अब ये बिल्कुल माइनर है, बिल्कुल एक एक नाम याद रखना है। रॉबर्ट बर्टन ने लिखा द एनाटॉमी ऑफ मेलनकली। बात खत्म हो गई। चलिए, फिर है, हाँ जी, थॉमस ब्राउन ने लिखा, देखें भाई, रिलीजियो मेडिसी, इटालियन है ये, रिलीजियो मेडिसी, हाँ जी, ऑटोबायोग्राफी। लेकिन ऑटोबायोग्राफी, आप रिलीजियो मेडिसी याद रखेंगे, थॉमस ब्राउन का रिलीजियो मेडिसी, हाँ जी। और इजाक वॉल्टन, ये भाई इजाक वॉल्टन को थोड़ा सा स्टार लगाना, ये पहले रखना था, लास्ट में रख दिया। चले भाई, देखो भैया, इजाक वॉल्टन, इंग्लिश राइटर, बेस्ट नोन फॉर बायोग्राफीज ऑफ प्रोमिनेंट मैन एंड मोस्ट फेमसली हिज वर्क ऑन फिशिंग, द कंप्लीट एंगलर। बस ये वर्ड याद रखना है, हाँ जी, द फिशिंग पर। जैसे रॉजर एशम ने किस पर लिखा था, आर्चरी पर, वैसे इजाक वॉल्टन ने लिखा है किस पर, फिशिंग पर लिखा है, द कंप्लीट एंगलर, हाँ जी, द कंप्लीट एंगलर, हाँ जी, किरा, द कंप्लीट एंगलर, हाँ जी। और द कॉन्टेम्पलेटिव मैन्स रिक्रिएशन वॉज फर्स्ट पब्लिश 1653 ड्यूरिंग द टर्बुलेंट पीरियड ऑफ द इंग्लिश कॉमनवेल्थ। चलिए, इसको छोड़ेंगे। कंप्लीट एंगलर, ये फिशिंग पर एक किताब है इजाक वॉल्टन का। हाँ भैया, ये हमारा पूरा होता है, क्या पूरा होता है मेरे बच्चों, ये प्रोस पूरा होता है। तो हमारा पहला सेक्शन है पोइट्री, दूसरा सेक्शन है ड्रामा, तीसरा सेक्शन है प्रोज, और चौथा सेक्शन है एमसीक्यू। तो आज जो आपको शीट दी है उसमें कितने एमसीक्यूज हैं मेरे बच्चों, देख के एक बार बताना। माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार देख के बताओगे कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने क्वेश्चन है इसमें, रेनेसा में। जो आपको शीट भेजी है, आपके पास में इतना टाइम होगा नहीं शायद, है क्या? अरे ये क्या हो गया, देखो देखो फटाफट। हाँ, क्या बात है, इसका मतलब तो भैया ये लोग तो बहुत चालाक हैं,
इनको सब पता है? चलो भाई, हाँ जी, तो अब देखते हैं भाई हम लोग एमसीक्यूज। आज मैं स्टार्ट करता हूं, लेकिन इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा मेरे बच्चों, क्या कि सुनेंगे ध्यान से। अब हम लोग 550 क्वेश्चन करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, जैसे भी वन वर्ड्स कर रहे हैं हम लोग, एग्जैक्टली वैसे ही इसके रोजाना जितने भी क्वेश्चन हो पाए उतने क्वेश्चन करेंगे, और नया जो हमारा जो इससे अगला पार्ट है जो वो जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्लियर? हाँ जी, जो हमारा अगला न्यू क्लासिकल जो एज है उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्लियर? हाँ जी, हर एरा के रेनेसां तो है ही बहुत भाई, है ना, तो 200 साल का करीबन काल है, तो फिर उतने ज्यादा क्वेश्चन भी, और हर पार्ट पर हमने क्वेश्चन लिखे हैं, तो शायद वो जो है वो थोड़ा सा परफेक्ट करने के लिए थोड़ा कोशिश की है कि बेहतर हो सके। चलो भैया, आप शीट निकाल लेंगे सभी। आज थोड़े क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कल आप लोग इसको जितने हो सके आप रोजाना एवरीडे। अब इतनी बड़ी शीट है, उसको देखकर घबरा नहीं जाना है, लेकिन ये तो सोचना है कि जो अनप्रोडक्टिव टाइम है उसमें ये शीट सॉल्व करनी है। जैसे कभी रोजाना फिक्स टाइम, उस फिक्स टाइम 15 मिनट शीट को देने हैं आपने, एवरी डे 15 मिनट्स 20 मिनट्स इस शीट को देने हैं आपने। क्लियर? ठीक है, तो ये हो जाएगा भाई। बहुत बड़ी फाइल है शायद ये। चलिए भाई, हाँ जी, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। द कैवेलियर पोएट्स वर प्राइमरीली एसोसिएटेड विद विच हिस्टोरिकल पीरियड। मैं स्टार लगाऊंगा और वो क्वेश्चन आप टिक कर लेंगे और वो नोटबुक में लिखेंगे। मैं जिस क्वेश्चन पे स्टार लगाऊंगा वो क्वेश्चन और उसका वन लाइन का आंसर आप नोटबुक में लिखेंगे। तो आप नोटबुक में रेनेसा के बाद में अब इसमें करीबन मेरे ख्याल से पता नहीं कितनी बातें ऐड होंगी, 500 क्वेश्चन से करीब करीब कितनी बातें ऐड होंगी। आप ये मान लीजिए कि पूरा रेनेसा जो है वो एक पैरेलल नोट्स बन जाएंगे। ठीक है, तो याद रखेंगे, इस पे स्टार लगाएंगे सभी। वो क्या कह रहा है? द कैवेलियर पोएट्स वर प्राइमरीली एसोसिएटेड विद विच हिस्टोरिकल पीरियड? एलिजाबेथन एरा, इंग्लिश सिविल वॉर, रोमांटिक पीरियड और विक्टोरियन एरा। बोलिए भैया। हाँ जी, किस पार्ट से कैवेलियर पोएट्स जो हैं आपके? रॉबर्ट हैरिक, हाँ जी, रिचर्ड लवलेस, जॉन सकलिंग। यस, इंग्लिश, क्या बात है यामिनी, सुपर। एलिजाबेथन एरा तो है ही भैया, एलिजाबेथन एरा के तो है ही, लेकिन पर्टिकुलर कौन सा पीरियड है? हाँ, वो इंग्लिश सिविल वॉर और इंटररेग्नम है। इंटररेग्नम समझते हो, जहां पर कोई राजा नहीं था उसको इंटररेग्नम कहते हैं। वो यस, कैवेलियर पोएट्स वो थे। चलिए, हाँ जी, विच मोनार्क डिड द कैवेलियर पोएट्स टिपिकली सपोर्ट? हाँ जी, कैवेलियर पोएट्स ने किसे सपोर्ट किया? कैवेलियर पोएट्स ने किसे सपोर्ट किया? हाँ जी, किंग चार्ल्स फर्स्ट को सपोर्ट किया था। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड ए कोर मेंबर ऑफ द कैवेलियर पोएट्स? कौन है जो कैवेलियर पोएट नहीं है? क्या बात है, कौन है मेरे बच्चों जो कैवेलियर पोएट नहीं है? क्वेश्चन नंबर डाल के फिर एबीसीडी लिखो, ऐसे नहीं पता लगेगा मेरे को। बिल्कुल, रॉबर्ट हैरिक है, रिचर्ड लवलेस, जॉन सकलिंग। हाँ जी, चौथे का नाम कौन बताएगा? एक और पोएट थे, रॉबर्ट हैरिक,
रिचर्ड लवलेस, जॉन सकलिंग, और कौन थे? एक चौथे और थे, वो क्या थे? एक चौथे और थे, उनका नाम क्या है? रॉबर्ट हैरिक, रिचर्ड लवलेस, जॉन सकलिंग, एक और थे थॉमस कैरियू। शाबाश। तो इसका आंसर होगा जॉन डन। चलिए, व्हाट इज ए सेंट्रल रेकरिंग थीम इन कैवेलियर पोएट्री? इसको स्टार लगाओ भैया। हाँ जी, स्टार लगाइए, इसको लिखना है ना? हाँ जी, गुड गुड गुड। हाँ जी, बोलो भैया, कॉमन थीम क्या है? द ग्लोरी ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस, कार्प डाइम, रिलीजियस डिवोशन और द सबलाइम पावर ऑफ नेचर। कौन सा थीम है जो सेंट्रल है? रेकरिंग मतलब जो बार बार होता है। हाँ जी, बहुत बढ़िया, शाबाश, गुड। यामिनी, कमलेश, प्रियंका, स्निग्धा, शाबाश। कार्प डाइम, कार्प डाइम का मतलब होता है सीज द डे, मतलब वर्तमान में रहना, वर्तमान में रहना। मेटाफिजिकल पोएट्स ने भी कार्प डाइम पर लिखा है, कार्प डाइम, सीज द डे। चलिए, विच कैवेलियर पोएट फेमसली रोट द लाइन गैदर यू रोज बर्ड्स वाइल यू मे? क्या बात है, हाँ जी, गैदर यू रोज बर्ड्स वाइल यू मे, ये किसने लिखा? ये किसने लिखा था? जॉन सकलिंग ने लिखा था क्या? रॉबर्ट हैरिक ने लिखा था मेरे बच्चों। हाँ जी, पढ़ेंगे सारा। और कल मैं क्या करता हूं, इसका रेपिटेशन तो चलो ठीक है, क्वेश्चन तो मैं जितने भी, लेकिन रेपिटेशन करते हैं। तो कल हम लोग रिपीट करेंगे पोइट्री को, ठीक है? जो पोइट्री है वो पढ़ के लाना कल। रेनेसां का पोइट्री का सेक्शन, हाँ जी, जॉन लिडगेट से लेके, और हमने पोइट्री का सेक्शन जहां तक रखा है लास्ट तक, वहां तक आप पोइट्री पढ़ के लाएंगे। क्लियर? तो मैं पहले पोइट्री ऐसे क्वेश्चन के थ्रू नहीं, एक एक सिंगल सिंगल क्वेश्चन बोर्ड पे पूछ के रिपीट करूंगा। तो कल आप पढ़ के लाएंगे पोइट्री। चलो, हाँ भैया, द कैवेलियर पोएट्स आर ऑफन कंट्रास्टेड विद विच ग्रुप ऑफ 17th सेंचुरी पोएट्स? कौन से पोएट है जिनको कंट्रास्ट करते हैं? लेक पोएट, मेटाफिजिकल, ग्रेवयार्ड और प्री रैफलेट्स। यस, मेटाफिजिकल पोएट से कंपेयर करते हैं, इसी सेंचुरी के थे ये। हाँ जी, व्हाट वाज द टिपिकल सोशल क्लास ऑफ द कैवेलियर पोएट्स? ये अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगाओ भाई इसमें। व्हाट वाज द टिपिकल क्लास ऑफ, व्हाट वाज द टिपिकल क्लास ऑफ? हाँ जी, पीजेंट्री मतलब किसान थे, मर्चेंट व्यापारी थे, हाँ, अरिस्टोक्रेसी और जेंट्री, यस, नोबल लोग थे ये। यस भाई, राजा के खास थे, तो मर्चेंट व्यापारी और वो कैसे हो सकते, क्लर्जी कैसे हो सकते हैं? वो एरिस्टोक्रेसी थे। चलिए, विच कैवेलियर पोएट वाज आल्सो ए क्लर्जी मैन राइटिंग अबाउट रूरल फेस्टिवल्स एंड प्लेजर्स इन हेस्पेराइड्स? इस पे स्टार लगाएं। देखो कितनी बातें सीखने को मिलेंगी, समझ रहे हो? और दूसरा ये बात, हाँ जी, टाइम टेकिंग तो है ही, इसमें कोई दौरा है ही नहीं, लेकिन दोबारा नहीं पढ़ना पड़े, हमें ये नहीं कहना पड़े कि थोड़ा और पढ़ लेते। वो मैं चाहता ही नहीं कि मेरा कोई भी स्टूडेंट कभी भी ये कहे कि हमें थोड़ा और पढ़ा देते, थोड़ा और डीप चले जाते, है ना? तो ये जो हमारे एग्जाम का स्टैंडर्ड है, उससे तो हम 2 4 5 कदम आगे चल सकते हैं। चलिए, कौन थे ये? हाँ जी, जो कौन है? क्लर्जीमैन है, राइटिंग अबाउट रूरल फेस्टिवल्स है और प्लेजर्स है, वो है रॉबर्ट हैरिक। रॉबर्ट हैरिक कैवेलियर पोएट में सबसे पहले पोएट है, मतलब सबसे पहले नंबर पे आएंगे। सर जॉन सकलिंग इज नोन फॉर ए पोएम दैट बिगिंस विद which of these lines? Why so pale and wan, fond lover? Tell me not sweet, I am unkind. हाँ जी, when as in silks my Julia goes, come my Celia let us prove. हाँ जी, yes, it is why so pale and wan, fond lover. चलिए, जॉन सकलिंग का पोएम है। चलिए, द टर्म कैवेलियर ओरिजिनली रेफर्स टू कैवेलियर। अब कैवेलियर पोएट्स पर पूरा का पूरा एमसीक्यूज का सेक्शन है, ठीक है? चलिए, द टर्म कैवेलियर पोएट्स ओरिजिनली रेफर टू, ये स्टार लगाओ इस पर। हाँ जी, आप कह रहे थे ना, एक स्टूडेंट मेरे से पूछ रहा था, अच्छा क्वेश्चन था कि हमें क्या लिखना है और क्या पढ़ना है, बस इस तरीके से पढ़ना है। मैंने आपको बता दिया इस राइटर का ये वक्त पढ़ लो, अब यहां से ये चीजें ऐड होती जाएंगी और ये निरंतर एक प्रक्रिया है। चलिए, यस, ए सपोर्टर ऑफ द किंग, ए रॉयलिस्ट हॉर्समैन, एक घुड़सवार को भी क्या बोलते थे? कैवेलियर बोलते थे।
और सपोर्टर ऑफ द किंग को भी बोलते थे। इंसल्टिंग वर्ड थी कि घुड़सवार हो कि राजा के सपोर्टर हो। चलिए, विच पोएम बाय रॉबर्ट हैरिक इज ए डायरेक्ट कार्प डाइम आर्ग्यूमेंट टू ए वुमन। कार्प डाइम की कौन सी है? टू द वर्जिन्स टू मेक मच ऑफ टाइम, डिलाइट डिसऑर्डर, हाँ जी, कॉरिनास गोइंग अ मेइंग, बोथ ए एंड सी। अच्छा क्वेश्चन है। स्टार लगाओ, स्टार लगाओ भैया। ट्वेल्थ का डी, क्या बात है कमलेश, राइट। हाँ, ट्वेल्थ का डी, शाबाश, गुड। हाँ भैया, विच पोएम बाय इज इट डायरेक्ट कार्प, तो कार्प डाइम पोएम एक तो ये तो है ही। हाँ जी, गैदर रोज, गैदर रोजर्स, हाँ जी, वाइल यू मे, टू द वर्जिन्स टू मेक मच ऑफ टाइम, और कोरिनास गोइंग ए मेइंग, ये दोनों ही कार्प डाइम पोएम है। आंसर होगा आपका डी। स्टार लगा रहा हूं, वो आपको लिखने हैं, बाकी आपकी मर्जी है, आप कितनी मेहनत कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है मेरे बच्चों। हाँ जी, द स्क्रूटनी बाय रिचर्ड लवलेस प्लेफुली आर्ग्यूज फॉर, क्या बात है, द स्क्रूटनी रिचर्ड लवलेस का लिखा गया है। अब ये किस पर आ गया भैया? ये तो पूरा आई पोएम पर गया, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं, देखें कौन बताता है। हाँ जी, ये है द पोएट्स नीड टू बी फ्री टू लव मैनी वुमेन, एक से ज्यादा महिलाओं से प्यार कर सके। द स्क्रूटनी, स्क्रूटनी का मतलब होता है एग्जामिनेशन। चलिए, ये क्वेश्चन को टिक नहीं लगाना, ये नहीं लिखना है हमारे को। हाँ जी, थॉमस कैरियूज ए रैप्चर इज एन एग्जांपल ऑफ, स्टार लगाइए इस पे। थॉमस कैरियू का एक ही पोएम लिखा था, रैप्चर। रैप्चर क्या होता है? परमानंद। ये किसका एग्जांपल है? रिलीजियस मेडिटेशन, पास्टोरल एलेजी, ए सेंसुअस इरोटिक पोएम, और अ पॉलिटिकल सटायर, क्या है? अच्छा क्वेश्चन है। हाँ भैया, ए सेंसुअस और इरोटिक पोएम, जो सेक्स पर, फिजिकल लव पर होती है, वो इरोटिक होती है। सेंसुअस पोएम है ए रैप्चर, स्टार लगा लीजिए। चलिए, द टोन ऑफ मोस्ट कैवेलियर पोइट्री इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, क्या बात है? मोरोस, मोरोस का मतलब सैड, मेलनकॉलिक, सैड, विटी, एलिगेंट, अर्बेन। अर्बेन का मतलब अर्बन नहीं, ये अर्बेन है, रिफाइंड। अर्बन का मतलब शहरी, एंग्री, पॉलिमिकल, पॉलिमिकल का मतलब एंग्री, ये दोनों एक ही वर्ड है। एब्स्ट्रैक्ट एंड फिलोसॉफिकल, बोलो भाई क्या बात है? टोन ऑफ, टोन, टोन पूछा है, मोस्ट कैवेलियर पोइट्री, ज्यादातर कैवेलियर पोइट्री का टोन कैसा है बेटा? एब्स्ट्रैक्ट और फिलोसॉफिकल है जी। ये विटी, एलिगेंट और अर्बेन है। कैवेलियर पोइट्स जो हैं, यस, वो विटी हैं, एलिगेंट हैं और अर्बेन हैं। विच कैवेलियर पोइट फेमसली लॉस्ट हिज फॉर्चून सपोर्टिंग चार्ल्स फर्स्ट एंड डाइड इन पॉवर्टी, क्या बात है? सा लगाओ इसको। हाँ जी, अब इन पोइट्स ने क्या किया? इनके बारे में कहा गया कि ये जो है वो ये जो है वो लोगों के लिए नहीं, राजा के लिए जीते हैं। ये अपने लिए नहीं जीते, राजा के लिए जीते हैं, ऐसा कहा गया इनके लिए। बोलिए कौन है ये? रिचर्ड लवलेस। हाँ जी, बेन जॉनसन इन्फ्लुएंस ऑन द कैवेलियर पोएट्स वाज सिग्निफिकेंट, दे आर समटाइम्स कॉल्ड, उन्हें क्या कहा जाता है? ये सबसे शानदार बात है, ये सबसे शानदार क्वेश्चन है। बेन जॉनसन का प्रभाव पड़ा कैवेलियर पोएट्स पर, और इतना पड़ा कि उन्हें कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है सन ऑफ बेन, सन्स ऑफ बेन कहा जाता है। औलादे हैं ये बेन जॉनसन की। बेन जॉनसन याद है? हाँ भैया, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स, यस, ट्राई, उन्हें क्या कहा जाता है? ये सब टाइटल है इसका, उन्हें कहा जाता है सन्स ऑफ बेन, उन्हें कहा जाता है सन्स ऑफ बेन, यस, ट्राइब ऑफ बेन। बेन जॉनसन का प्रभाव पड़ा कैवेलियर पोएट्स पर इतना मेरे बच्चों कि उन्हें सन्स ऑफ बेन कहा जाता है या ट्राइब ऑफ बेन कहा जाता है। विच फीचर इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैवेलियर पोएटिक स्टाइल? हाँ भैया, कॉम्प्लेक्स, कंसीट्स, पैराडॉक्सेस। आप इसके आगे भी बताएंगे ये किसका स्टाइल है? सिंपल, क्लियर, लिरिकल, ब्लैंक वर्स, एपिक, फ्री वर्स एंड एक्सपेरिमेंटल। चलो भैया, बोलो भाई, पहले वाले का आंसर पहले दो,
अरे क्या बात है, सूर्य सिंह लीडिंग मेटाफिजिकल, समझ रहे हो, कॉम्प्लेक्स कंसीट और पैराडॉक्स मेटाफिजिकल में है, और ये कैवेलियर पोइट्री में है, ये कैवेलियर पोइट्री में है, हाँ जी कैवेलियर में है, क्या है, सिंपल क्लियर और लिरिकल ग्रेस है। चलिए, इन टू लुकास्टा गोइंग टू द वॉर्स लवलेस जस्टिफाइज लिविंग हिज लव फॉर, जस्टिफाइज हिज लिविंग हिज लवर फॉर, वो कहता है कि टू लुकास्टा गोइंग टू द वॉर लवलेस जस्टिफाइज लिविंग हिज लवर फॉर, मतलब लवलेस जस्टिफाइज लिविंग, वो अपने लवर को छोड़ के जाता है, जस्टिफाई करता है किस हिसाब से, ए न्यू लव, परस्यूट ऑफ आर्टिस्टिक ग्लोरी, ए हायर कॉलिंग ऑफ ऑनर एंड वॉर, ए रिलीजियस पिलग्रिमेज। तो क्या है, दैट इज ए हायर कॉलिंग ऑफ ऑनर एंड वॉर। चलिए, रॉबर्ट हैरिक्स कलेक्शन हेस्पेराइट्स, हाँ भैया अंडरलाइन कर ले, स्टार लगाओ इस पे, हेस्पेराइट्स कलेक्शन है, कंटेन्स मेनली एपिक, रिलीजियस, सेक्युलर और पॉलिटिकल। कितना अच्छा क्वेश्चन है, बताइए भैया, उसमें रॉबर्ट हैरिक के जो कलेक्शन है हेस्पेराइट्स, उसमें मेनली कौन सी पोएम्स हैं? बोलिए। रिलीजियस, एपिक, एक एक क्लू है इसमें, क्या क्लू है? यही तो बात है ना, क्लू है इसमें, यस इट हैज अ क्लू। क्लू क्या है? क्लू है कि इन्होंने लिरिक्स लिखे थे, दैट इज सेक्युलर लिरिक्स। चलो भैया, ये अभी बाकी हम लोग कल शुरू करेंगे, नया टॉपिक शुरू करेंगे, रिपीट करेंगे कल, आप सभी रिपीट करके आएंगे क्या, पोइट्री का सेक्शन, रेनेसां की पोइट्री को रिपीट करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।